नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं मिशन चंद्रयान 3 के बारे में कंप्लीट जानकारी। कंप्लीट इन द सेंस कि मैं आपको इसरो से रिलेटेड या इससे एक्स्ट्रा सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज ही की एक ही वीडियो में कवर करवाऊंगा। ठीक है, छोटी सी ये वीडियो रहने वाली है जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मिशन चंद्रयान थर्ड है। ठीक है, मिशन चंद्रयान थर्ड है। तो इससे पहले दो मिशन भेजे जा चुके हैं। नंबर एक मिशन भेजा गया था सन 2008 में। ठीक है, जो पूरी तरह सक्सेसफुल रहा था, पूरी तरह सक्सेसफुल रहा था, कामयाब हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट भेजा गया था 2019 में। ये पूर्ण रूप से कामयाब मिशन नहीं बताया गया क्योंकि इसके अंदर भी हमारे तीन स्टेजेस थी। एक लैंडर था, एक रोवर था, एक ऑर्बिटर था। जो ऑर्बिटर स्टेज तक थी, जैसे कि हम मंगलयान के चांद के जो कक्ष में आराम से आ गए, उसके एक्सिस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे, ऑर्बिटर हमारा सही से काम कर रहा है। लेकिन हमारा लैंडर गिरते समय कुछ डिसबैलेंस हो गया या कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया, जिसकी वजह से ये लैंडर अच्छे से लैंड नहीं कर पाया और ये गिर के टूट गया। ठीक है, तो यहाँ दिक्कत आई थी, यानी आधा मिशन तो बढ़िया कामयाब हो गया था, आधे में दिक्कत आ गई थी। तो ये मिशन हमारा फेल माना जा रहा था। नेक्स्ट अब आते हैं हम थर्ड पे। तो थर्ड की बात करें तो 2 मई 2023 को फाइनली इसरो ने बता दिया था कि हम लॉन्च के लिए तैयार हैं। ये लॉन्च होना था 2022 में। जो चंद्रयान मिशन था ये 2022 में लास्ट में दिसंबर से पहले पहले लॉन्च हो जाना चाहिए था। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, कुछ खामियों की वजह से इसको लगातार डिले किया गया। तो 2 मई 2023 को हमें बोला गया इसरो के द्वारा कि भाई आपका चंद्रयान थर्ड जो मिशन है वो पूरी तरह से लॉन्च के लिए तैयार है और इसको लॉन्च किया जा सकता है कभी भी। तो ये फाइनली अनाउंस कब हुआ? 2 मई 2030। और 14 जुलाई 2023 यानी कल के दिन शाम को 2:35 पीएम पर 2:35 पीएम ये वो टाइम है जिस समय लॉन्च कर दिया गया मिशन चंद्रयान 3 को। अब कल ऐसे ही कुछ बैठे हुए मेरे एक दोस्त ने पूछा कि भाई ये लॉन्च तो कल हुआ है, पहुंचेगा कब? तो मैं आपको बता दूं, लगभग लगभग 1 महीने का मिशन होता है ये। अगर हमें सिर्फ चांद तक पहुंचना है तो लगभग 1 महीने का मिशन होता है कि 1 मंथ का टाइम होगा, वहां तब तक हम पहुंच जाएंगे। तो अगस्त 2023 में ही हमको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि हम कामयाब हो रहे हैं और या दोबारा किसी कमियों की वजह से या कारणों की वजह से दोबारा रह जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो भारत कौन सा देश है भाई? भारत चौथा देश बन गया है। ठीक है, अगर ये मिशन हमारा कामयाब हो जाता है और हम चांद की सतह पर लैंड कर पाते हैं, चांद की सतह पर अगर हम लैंड कर पाते हैं तो भारत कौन सा देश बन जाएगा? चौथा बन जाएगा। सबसे पहले जो चांद पे ऐसे ही जो मिशन लैंड हुआ है वो हुआ है रशिया का। ठीक है, रशिया के बाद यूएसए का, और यूएसए के बाद हुआ है चाइना का। और अगर इंडिया कामयाब हो जाता है तो इंडिया बन जाएगा फोर्थ कंट्री। इंडिया बन जाएगा फोर्थ कंट्री, चौथा देश जिसने किसी मिशन को इजीली लैंड करवा दिया है। कहां पे? चांद के ऊपर। इससे पहले हमारे स्पेस मिशंस, मंगलयान मिशन सब बहुत अच्छे से कामयाब हुए, बहुत अच्छे से। तो इंडिया कौन से नंबर पे आ जाएगा अब? अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो इंडिया आ जाएगा फोर्थ नंबर पे। ठीक है, यानी अब तक केवल 3 देश हैं जिन्होंने वहां तक रखा है। एक रशिया है, ठीक है, एक यूएसए है और एक चाइना। ये 3 देश हैं जो अब तक सेम तरह का मिशन चंद्रयान के टाइप का मिशन करने में कामयाब हुए। तो नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसको लॉन्च कहां से किया गया?
इसको लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा। अब ये श्रीहरिकोटा क्या है? श्रीहरिकोटा एक जगह का नाम है, ठीक है। कहाँ है ये जगह? ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहाँ है ये जगह? ये आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा के नाम से, जिसे हम एक वहां पे हमारा एक स्पेस सेंटर है जिसे सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहा जाता है, ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहा जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में, ठीक है। कहां पे है ये? श्रीहरिकोटा में। और अगर डिस्ट्रिक्ट भी पूछ ले आपसे श्रीहरिकोटा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे है? तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। अब अगर मैं और डिटेल में जानना चाहूं, ठीक है, तो देखो क्या यही लॉन्च पैड है हमारे पास? और लॉन्च पैड नहीं है, ठीक है। और लॉन्च पैड नहीं है क्या हमारे पास? तो मैं आपको एक अच्छा बता देता हूं कि कैसे कैसे लॉन्च पैड से हमारे पास है, ठीक है, और कहां कहां पे हैं और कब बने थे और कौन से नए बन रहे हैं। एक बार ये सारा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे भारत का नक्शा हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम रिसर्च कर लेते हैं। देखो बता देता हूं मैं आपको। पहला, सबसे पहले ये जो केरला डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ठीक है, मैं एक सेकंड जो कलर चेंज करके अच्छे से आपको यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ केरला में सबसे पहला नंबर 1 यहाँ बनता है। यहाँ बनता है किस नाम से? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्टेट जो स्पेस सेंटर है, इसकी स्थापना होती है 1962 में। 1962 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यहां से हमने पहला अपना लॉन्च पैड बनाया केरला के अंदर। और ये जगह जो है, जगह का नाम क्या है? थुम्बा। जगह का नाम है थुम्बा। थुम्बा नाम की जगह पे हमने ये बनाया, ठीक है। और थुम्बा नाम तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में है, केरला के अंदर। नेक्स्ट, सेकंड वाला हमने आंध्र प्रदेश में यहां बनाया। आंध्र प्रदेश में यहां बनाया, जिसे हम क्या कह रहे हैं? सतीश धवन स्पेस सेंटर। 1972 में, या सॉरी 1971 में बनाया, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा हमने एक स्पेस सेंटर हमारा कहाँ है? उड़ीसा में। एक स्पेस सेंटर हमारा उड़ीसा में है, जिसको हमने 1980 में बनाया था और नाम दिया इसका अब्दुल कलाम आइलैंड। अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से, ठीक है। ये हमारा उड़ीसा के एरिया में पड़ता है, अब्दुल कलाम आइलैंड यहाँ पे। इसके अलावा हम एक डेवलप कर रहे हैं स्पेशल फॉर SSLV, मतलब छोटे छोटे लॉन्च व्हीकल्स के लिए हम एक अलग से डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। वो कहाँ कर रहे हैं? वो यहाँ पे तुतीकोरिन के पास, तमिलनाडु। तुतीकोरिन के पास तमिलनाडु, यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि अगर अभी तक अगर मैं आपको समझाऊं कि लॉन्च करने का जो तरीका हो रहा है वो कैसा हो रहा है, मैं एक बार आपको इसमें समझाता हूं इस इमेज के थ्रू। ये देखिए, एक सेकंड। अभी अभी जो हमें इंडिया से यहाँ से जो लॉन्च करना पड़ता है, वो इंडिया को लॉन्च सीधा तो वो लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में श्रीलंका पड़ता है। तो हमें यूं जाके यूं चक्कर काट के फिर यूं जाना पड़ता है, ठीक है। हमारे रॉकेट को यूं जाना पड़ता है, यूं चक्कर कटवाना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का नुकसान होता है। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम एक यहाँ पे बना देते हैं, तुतीकोरिन के पास, ठीक है। चेन्नई के तुतीकोरिन के पास बना देते हैं, तमिलनाडु के अंदर। और अब यहाँ से सीधा लॉन्च कर देंगे। ये कौन से के लिए? SSLV, ये जो छोटे छोटे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए, यानी जिनको बहुत नियर अर्थ ऑर्बिट में स्पेस का मतलब रखना पड़ता है, या ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर नहीं भेजना है।
मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा 2000 किलोमीटर और मैक्सिमम से कम 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच का जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, जो नजदीकी वाला एरिया है, उस एरिया में हमको जाके प्लेस करना है। ठीक है, उस एरिया में हमको जाके प्लेस करना है, इसीलिए यहाँ पे बनाया जा रहा है एक नया वाला। तो अब इस डिटेल के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे समझाता हूँ इसको और। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 है, अभी 3 वर्किंग में है, एक हम नया डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, अब लॉन्च पैड, ये जो चंद्रयान 3 था, जो चंद्रयान 3 है, इसको कहां से लॉन्च किया गया? इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। सतीश धवन स्पेस सेंटर वह कौन सा है? वो श्रीहरिकोटा वाला। कौन सा? श्रीहरिकोटा वाला, जो कि आंध्र प्रदेश में, जहां से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, लॉन्च व्हीकल, अगर हम बात करें लॉन्च व्हीकल की, कि लॉन्च व्हीकल कौन सा है, कौन से लॉन्च व्हीकल से? अब कोई ना कोई साधन तो चाहिए ना इन सामान को मतलब आसमान में ले जाने के लिए, कोई ना कोई साधन तो चाहिए। तो लॉन्च व्हीकल है हमारा GSLV MK यानी मार्क 3, जिसे हम LMV-3 भी कहते हैं, जिसे हम LMV-3 भी कहते हैं। GSLV मार्क 3 सबसे पावरफुल रॉकेट है अब तक का इसरो। ठीक है, जब भी हमें जियो स्टेशनरी, यानी जियो स्टेशनरी जो कि लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे आता है सरफेस से, अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर के एरिया को क्रॉस करना हो, तो हमें GSLV जो है रॉकेट्स की जरूरत पड़ती है। तो GSLV रॉकेट मार्क 3 या LMV-3 ये इसको लेके जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इस GSLV मार्क 3 के बारे में डिटेल में समझते हैं। चलिए, ये है हमारा GSLV मार्क 3 व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन में। अगर हम इसको देखें तो भाई बात ऐसी है कि ये तो हमारा हो गया डिजाइन कंप्लीट। ठीक है, अगर व्हीकल की स्पेसिफिकेशन देखें तो इसकी हाइट है 43.5 मीटर, बहुत बड़ा है। ठीक है, 43.5 मीटर बड़ा है और 4 मीटर का चौड़ा इसका व्हीकल है। व्हीकल कौन सा? ये वाला, ये जो इसकी चौड़ाई है ये 4 मीटर डायमीटर। ठीक है, इसकी जो डायमीटर है, ये एक पूरा सर्कल का बीचों बीच अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो गया? 4 मीटर। हीट शील्ड 5 मीटर की, गर्मी से बचने की जो शील्ड है इसकी वो 5 मीटर की है। और कितने स्टेजेस में इसका इंजन काम करता है? 3 स्टेजेस में। इसका इंजन 3 स्टेजेस में काम करता है, जिसमें 2 स्टेजेस में ये बूस्टर लगे हुए हैं। 2 स्टेजेस के ये बूस्टर लगे हुए हैं, जिनका नाम है S200 स्टेज। एक ये वाला, इस साइड वाला, और दूसरा ये वाला। इन दोनों के अंदर जो फ्यूल डलता है वो कौन सा है? सॉलिड फ्यूल। आपने दिवाली के टाइम पे रॉकेट देखा होगा। दिवाली के टाइम पे रॉकेट को हम एक बोतल में रख के आग लगा दें तो क्या होता है? एकदम से उड़ जाता है। यानी वो जो बारूद भरा होता है ना, उसके अंदर जो बारूद भरा होता है, सेम उसी तरह का बारूद इनमें भरा होता है। तो ये जो बारूद भरा होता है वो कौन सा फ्यूल होता है? वो सॉलिड फ्यूल होता है। ठीक है, जो बारूद भरा होता है वो सॉलिड फ्यूल होता है। इसके अलावा एक क्रायोजेनिक इंजन है इसके अंदर। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन है। तो इस क्रायोजेनिक इंजन की वजह से इसके अंदर एक अलग ही मतलब एक कैपेसिटी है इसकी, अलग ही कैपेसिटी है। यानी ये दो तो इसको यूज करता है, कौन से? सॉलिड वाले। ठीक है, और एक क्रायोजेनिक फ्यूल यूज करता है। तो ये इसका मेन है कि भाई हाँ, ये चलता है। और जैसे जैसे ये हाइट पकड़ता है ना, जैसे जैसे ये हाइट पकड़ेगा, यानी हाइट पकड़ेगा, जैसे ये अर्थ है, अर्थ से ये यहाँ पे है, तो इसको ग्रेविटी का बहुत ज्यादा असर पड़ता है इसके ऊपर, इसीलिए यहां से उड़ने में इसको बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, जैसे जैसे ये हाइट पे जाता जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और ये एकदम पहुंच जाएगा एस्केप वेलोसिटी पे, जिस समय ये क्रॉस कर जाएगा हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को। ठीक है, तो कुल मिला के यहां से एक, जब भी ये उड़ान भरेगा ना, यहां से निकलेगी आग।
ठीक है, यहां से तो बाद में निकालेंगे आप, पहले तो इन दोनों से निकलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम यूज करते हैं ये सॉलिड वाला फ्यूल। स्टार्टिंग में हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? सॉलिड वाला फ्यूल यूज करते हैं, क्योंकि सॉलिड फ्यूल में जो बर्निंग कैपेसिटी होती है ना बहुत ज्यादा होती है, ये अनकंट्रोलेबल होता है, इसको दोबारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक बार आग लगा दी तो लगा दी, कंट्रोल में नहीं आएगा ये। और कंट्रोल में नहीं आएगा का मतलब एक बार हो गया यूज खत्म, तो यहां से जैसे ये यूज हो गया पूरे खत्म हो गए, आसमान में जैसे ही पहुंचते हैं ये यहां से डिटैच कर देते हैं। ठीक है, यहां से डिटैच कर देते हैं। अब सर आप बोलोगे सर ये यहां से डिटैच कर दे यार, इतने बड़े बड़े लोहे के बक्से टाइप के किसी के सर पे गिर जाए आके, तो भाई ऐसी बात है कि ये ना किसी देश के ऊपर से लॉन्च नहीं किए जाते। जब भी इनको लॉन्च किया जाता है ये किसी देश के ऊपर लॉन्च नहीं किए जाते, इनका जो लॉन्च है हमेशा समुद्र के ऊपर किया जाता है, कि बाई चांस अगर गिर भी जाए या नीचे पहुंच भी जाए, तो वैसे तो ऊपर से जब वापस आएंगे तो फ्रिक्शन वगैरह इनको जला देगा काफी हद तक, लेकिन जब ये कहेंगे कि और भी फिर भी नीचे पहुंच जाए तो समुद्र में गिरे। ठीक है, यहां से ये डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे दोनों तो, और बीच वाला जो हिस्सा है ना इसका, ये बीच वाला हिस्सा ये शुरू हो जाएगा और ये इसको आगे ले जाना शुरू कर देगा। ठीक है, एक टाइम आएगा जब ये इनका फ्यूल खत्म, ये अलग, इनका काम खत्म, और फिर ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा बीच वाला हिस्सा। ठीक है, यहां तक फ्यूल भरा होता है किसका? नेक्स्ट नेक्स्ट वाले का। और फिर फाइनली जब ये आउटर स्पेस में चला जाता है, आउटर स्पेस में जाने के बाद ये हिस्सा भी अलग हो जाता है, ये हिस्सा भी अलग हो जाएगा, फिर इसको ये हिस्सा आगे लेके जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आगे निकलनी शुरू होगी, जब भी थोड़ी थोड़ी मोटर्स लगी होती हैं या कुछ लगी होती है वो आगे ले जाएंगे। फाइनली जब एंड तक मिशन तक पहुंचेगा ये केवल इतना हिस्सा पहुंचेगा, सिर्फ ये इतना हिस्सा एंड मिशन पे पहुंचेगा, क्योंकि इसी के अंदर रखा जाता है सामान, इसी के अंदर रखा जाता है सैटेलाइट्स को। ठीक है, सैटेलाइट्स को यहीं पे रखा जाता है, जितनी भी सैटेलाइट्स हैं यहीं पे रखी जाएंगी इस छोटे से बॉक्स के अंदर, यहाँ सारा काम का सामान यही है, बाकी सारा झंझट तो सिर्फ इसको पहुंचाना है, काम का सिर्फ यही है ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, लिफ्ट ऑफ मासेस 640 टन तक लेके जा सकता है, 640 टन तक, कहने का मतलब कैपेसिटी इसकी बहुत है, कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा है। ये 8000 किलो, अगर हमको लो अर्थ ऑर्बिट में जाना हो ना तो 8000 किलो तक का सामान लेके जा सकता है, अगर अपर पे जाना है तो 5000 किलो तक का भी सामान लेके जा सकता है। लेकिन हमारा जो इसका GSLV Mark 3 जो कल के मिशन में जो चंद्रयान 3 में जो पेलोड ले जा रहा है वो कितना है? वो केवल कितना है भाई? 2900 किलो। ठीक है, 2900 नहीं नहीं 3900, सॉरी 3900 kg, 3900 किलो, ये इतना इसका पेलोड है, इतने का ही सामान लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है कैसे ये काम कर रहा है, कैसे चल रहा है। अब आगे हम अगर डिटेल में जाए तो ये अंदर क्या क्या सामान लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है एक तो ये लैंडर, और एक ये लैंडर से निकलने वाला ये जो 6 पहिए वाला रॉकेट, छोटा सा रोबोट दिख रहा है, ये छोटा सा जो रोबोट है ये लैंडर, ये है रोवर, इसको क्या बोलते हैं? रोवर। तो ये तो है रोबोट जिसको रोवर बोलते हैं, और ये लैंडर जो चांद की सतह पे उतरेगा। ठीक है, जो चांद की सतह पे उतरेगा। अब आप बोलोगे सर इसने, ठीक है ये लैंडर है, ये लैंडर है, ये रोवर है जो कि रोबोट है 6 पहिए वाला, इसके बीच में से निकलेगा, जैसे ही पहुंचेगा पहुंचेगा इसके शटर खुल जाएंगे, ये शटर खुलेंगे, इसके अंदर से एक यू ब्रिज सा निकलेगा, जैसे वो होता है ना मूवीज में, फटाफट फटाफट ऐसे स्पेसशिप में से रास्ता बना और उससे उतर के हीरो आता है, तो वैसे ये हीरो की तरह एंट्री लेगा कौन? ये रोबोट रोवर। तो ये बोले सर आपने कहोगे ऑर्बिटर, ये वाला ऑर्बिटर तो भेजा ही नहीं, तो भाई हमारा ऑर्बिटर हमने क्यों नहीं भेजा? क्योंकि हमारा जो ऑर्बिटर है जिसे हमने चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भेजा था, चंद्रयान 2 सेकंड के दौरान भेजा था, वो ऑर्बिटर अभी चल रहा है और उसके 7 साल का मियाद अभी बचा हुआ है, यानी 7 साल की मियाद अभी है उसकी, कि 7 साल तक अभी वो काम कर सकता है। ठीक है, अब
जो मैं आपको बेसिक डिटेल दे देता हूँ, ठीक है, बेसिक डिटेल कि भाई अब इस जो मिशन है इसको 3 स्टेजेस में काम करना है, इसको 3 स्टेजेस में काम करना है। स्टेजेस जैसे कि एक होता है प्रोपल्शन, ठीक है, इसको 3 स्टेजेस में काम करना है। मैं एक सेकेंड, ये मिशन 3 स्टेजेस में पूरा होगा। कैसे? 3 स्टेजेस में। पहला, हम जब अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल के मून के ऑर्बिट के कांटेक्ट में आएंगे, उस समय प्रोपल्शन प्रोपल्शन स्टेज के थ्रू मून के ऑर्बिट में घुसना, पहला स्टेज। दूसरे स्टेज में हम चांद की सतह पे करेंगे लैंड, तो लैंडर स्टेज सेकंड हो जाती है। थर्ड स्टेज में हम रोवर वाले हैं, हम घूमेंगे इधर उधर, ठीक है, रोवर वाले हैं। तो रोवर इस बार भी इसका नाम पिछले उस पे दिया हुआ है प्रज्ञान, ठीक है। इस रोवर का नाम भी, इस रोबोट का नाम क्या दिया है? प्रज्ञान दिया है, जैसे पहले था। वहां वो बात अलग है, चूंकि विक्रम नाम लैंडर का था, वो दिया नहीं दिया ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि इस बार कहीं न्यूज में ये नहीं आया कि भाई विक्रम नाम दिया गया है। बाकी प्रज्ञान रोवर का नाम दिया, ये बता दिया है, ठीक है। प्रज्ञान ही हमारा रोवर है, जो पिछली बार नहीं पहुंच पाया था, इस बार पहुंच रहा है। नेक्स्ट, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये 3 स्टेजेस हो गई, ठीक है। कैसे लॉन्च होगा, कहां से लॉन्च होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब ऐसा कुछ नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो अर्थ जो लॉन्च होता है ना, उसकी एक अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके के लॉन्चेस होते हैं। अलग अलग तरीके के लॉन्चेस का मतलब, देखो 3 तरह की आपको देखने को मिलेंगी एक साइट्स। एक मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो, सबसे पहले अर्थ है, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा दिखा रहा है ना, ये अर्थ है, अर्थ। और ये सन का ऑर्बिट है, लूनर ऑर्बिट, जो 3,84,000 किलोमीटर दूर है, ठीक है। स्टार्टिंग में 180 से लेकर 2000 किलोमीटर तक होता है लो अर्थ ऑर्बिट। मैं आपको डिटेल के लिए एक चीज समझाना चाहता हूं कि जैसे ही मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ से जब भी नजदीकी चक्कर लगाने होंगे, किसी सैटेलाइट को नजदीक से चक्कर लगाने हैं, ठीक है, नजदीक वाले जो चक्कर होते हैं वो हमेशा सर्कुलर होते हैं। कैसे चक्कर होते हैं? सर्कुलर, सर्कुलर होते हैं, यानी वृत्ताकार, गोल गोल। और अगर दूर की ऑर्बिट है तो वो हमेशा चक्कर लगाएगी ऐसे इलिप्टिकल, बड़े चक्कर। तो इसके बीच में एक मिडल अर्थ ऑर्बिट भी आती है, जो कम इलिप्टिकल होती है, होती इलिप्टिकल है, इसकी इन दोनों की शेप इलिप्टिकल है, लेकिन जो जितना नजदीक चक्कर लगाएगा उतना उसका जो गोलाई वाला एरिया होगा उतना ज्यादा होगा, ठीक है। जो जितना दूर से चक्कर लगाएगा उतना ज्यादा उसका चपटा एरिया होगा, ठीक है, इलिप्टिकल शेप बन जाएगी। तो जो नजदीक से चक्कर लगाती है वो कौन सी होती है? सन सिंक्रोनस। उनको क्या बोलते हैं? सन सिंक्रोनस बोलते हैं। लगभग 705 700 600 किलोमीटर के बाद की हाइट के ऊपर ये स्टेबल होते हैं। 600 कहीं, 600 कहीं, 700 कहीं, 750, ऐसे करके लगभग 600 से 700 750 के बीच बीच में ये अपनी स्टेबल स्टेज ढूंढ लेते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सन सिंक्रोनस कहते हैं। इनको सन सिंक्रोनस क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी ये घूमेंगे, किसी भी डायरेक्शन में घूमेंगे, कभी ना कभी कोई ना कोई हिस्सा इनका सन के आगे रहेगा रहेगा, सन की लाइट इनके ऊपर पड़ेगी पड़ेगी, इसीलिए इनको सन सिंक्रोनस कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें जो जीपीएस के लिए चाहिए होता है, इससे थोड़ी बड़ी, इससे बड़े पे, तो वो हमें 20,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे चाहिए होता है जीपीएस, जिसे मिड अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, मिडल अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। यहां पे जो स्टेजेस हैं ये कंप्लीटली एक पूरा एरिया कवर करता है। ये जैसे यहाँ ना, ये पूरा ऐसा एरिया कवर करेगा एक अर्थ का। नेक्स्ट आता है अपना जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है? अब जियो स्टेशनरी का मतलब ये है कि भाई जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे ये घूम रहा है। जैसे कि ये सैटेलाइट है, ठीक है, जैसे ये एक सैटेलाइट है, इसको प्लेस कर दिया अर्थ के दिल्ली शहर पे, ये है दिल्ली, ये दिल्ली शहर है।
ठीक है, ये दिल्ली शहर है और ये अर्थ के यहाँ प्लेस कर दिया। तो ये जैसे जैसे ये घूमता रहेगा ना, जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे ये सैटेलाइट भी घूमेगी सेम डिस्टेंस पे। जितना चक्कर दिल्ली एक चक्कर लगा के वापस इसी जगह पे आएगा, तब तक ये भी एक चक्कर लगा के यहाँ पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। और इसकी हाइट कितनी होती है सरफेस से? अर्थ के सरफेस से इसकी हाइट हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं, कितनी? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर अप्रोक्स। लेकिन एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्ट बोले तो, जो कि एचसीएस के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था, इसके पेपर में बोला था कि भाई 35,786 किलोमीटर एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या है? 35,786 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है अपना एग्जैक्ट। नेक्स्ट, अब अर्थ का जो ऑर्बिट का स्ट्रक्चर है, देखो अर्थ, इंडिया ऐसा तो नहीं कि अकेला जीएसएल मार्क 3 सैटेलाइट लेके बैठा है। इंडिया के पास बहुत सारे सैटेलाइट हैं। इस इंडिया के पास SLV3 है, ASLV है, ठीक है, ये SSLV है जिसके लिए चेन्नई वगैरह में ड्रॉप कर रहे हैं, नई जगह लॉन्च पैड बना रहे हैं, लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं। ये LMV3 मार्क 3 जिसे बोला गया है, ठीक है, ये सिंपल GSLV, PSLV, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग दूरी के लिए अलग अलग चीजें। ठीक है, जितनी दूरी पे हमको जाना है उसी दूरी के हिसाब से हम रॉकेट इस्तेमाल करते हैं। मान लो हमें लो अर्थ ऑर्बिट पे जाना है तो हमारा SSLV से भी काम चल जाएगा, हमारा PSLV से भी काम चल जाएगा। हम क्यों GSLV या GSLV मार्क 3 को यूज करें? ठीक है, और बिल्कुल ही लो अर्थ ऑर्बिट में नजदीक नजदीक रहना है तो ये काम भी चला देते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे। इंडिया जितने जितने में इंडिया सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, वो अदर जो दूसरे, जैसे स्पेस एक्स कंपनी एक सैटेलाइट लॉन्च का लगभग 100 करोड़ रुपया लेती है। और वही सैटेलाइट लॉन्च, बड़ी से बड़ी सैटेलाइट लॉन्च हम 30 करोड़ में भी कर देते हैं। ठीक है, 10 करोड़ में भी कर देते हैं। कई सैटेलाइट ऐसी है जो लो अर्थ ऑर्बिट में हम 5 करोड़ में भी भेज देते हैं। यानी इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। ऊपर से इंडिया की जो सैटेलाइट्स हैं इसरो की वजह से बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद हो गई है। ठीक है, हर कोई भरोसा कर रहा है इसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। तो ये हमारे रॉकेट्स थे। अब अगर हम बात करें इसरो के बारे में कि भाई इसरो क्या, ठीक है, इसरो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 15 अगस्त, ठीक है, 1969, 15 अगस्त 1969 को क्या हुआ था? इसरो की स्थापना होती है। ठीक है, इसरो की स्थापना होती है। और इसरो की स्थापना के साथ मैं बता दूं, तब से लेके अब तक इसरो ने जितना डेवलपमेंट किया है इतना तो किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, इसरो ने बहुत ही ज्यादा अपने आप को डेवलप किया है। अभी इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, ठीक है, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। और अभी हमारा लेटेस्ट मिशन है चंद्रयान 3, मिशन चंद्रयान 3। ये हमारा लेटेस्ट मिशन। इसके अलावा अगर कोई और इंफॉर्मेशन भी आपको जाननी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और मैं आपको कंप्लीट, मैंने कोशिश की कि मैं पूरी की पूरी डिटेल आपको इसी एक वीडियो में दे पाऊँ। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी हो गई हो, तो लेकिन देखिएगा पूरी। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको नॉलेज पूरी मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।